गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू सिविल एज। सिविल एज में आप सभी का स्वागत है। मैं शिव सर आपके लिए आज ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो हर एक एम प्रीलिम्स में एक या दो क्वेश्चन आपको यहां से देखने के लिए मिल जाते हैं पीएससी में। अब हम जो सीरीज ये चलाएंगे क्वेश्चन का, ये पीएससी लेवल का सीरीज होगा प्रीलिम्स का। और जो भी जीके जीएस के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते होंगे यहां से एकदम कवर हो जाएंगे, यानी एकदम क्रिस्टल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जो भी एमसीक्यू पढ़ेंगे उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः किस पर आश्रित होता है? आश्रित होता है, ये क्वेश्चन आपको दिया है। मानव सबसे ज्यादा संस्कृति पर आश्रित होता है, धर्म पर होता है, अर्थव्यवस्था पर होता है और विज्ञान पर होता है। क्योंकि मानव सभी चीजों पर व्यवस्थित हो मतलब आश्रित होता है जो एमसीक्यू में दी गई हैं। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहां देखना होगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे सभी इंटरकनेक्टेड है वो कौन सा है, ये आपको आंसर बताना होगा। तो यहाँ पे आपका उत्तर 10 सेकंड का चांस है, आप 10 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि अर्थव्यवस्था से ही ये सभी चीजें लिंकेज हैं। अर्थव्यवस्था पे ही आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिकरण, कृषि सभी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होते हैं। तो आइए समझते हैं। मानव समाज विलक्षण व विशिष्ट होता है क्योंकि यह मुख्यतः किस पर डिपेंडेंट होता है? अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे चेंजेस होता है समाज में परिवर्तन होता जाता है। जैसे कि खाद्य संग्राहक जो खाद्य को इकट्ठा करते हैं, खाने वाली चीजों को, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि सभी चीजें अर्थव्यवस्था पर डिपेंडेंट होती हैं। और जैसे ही अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है सामाजिक व्यवस्था इसी के अनुरूप बदलने लगती है। संस्कृति, धर्म, विज्ञान, संस्कृति, धर्म, विज्ञान व आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तन हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका आंसर क्या होता है? अर्थव्यवस्था होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित थी? सुमेरियन सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, सिंधु? तो सिंधु घाटी सभ्यता इसका आंसर होगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा लिंकेज करने की, क्वेश्चन को लिंक करने की कोशिश करूंगा, आप इसको देखिएगा थोड़ा। जो हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। किसने की? दयाराम साहनी ने। और ये खोज कब हुई? 1921 में। और जो मोहनजोदड़ो की खोज हुई, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, इसकी खोज की थी राखल दास बनर्जी ने। राखल दास बनर्जी इनका नाम है। ये कब की थी? 1922 में खोज की थी। ये जो खोज, दोनों खोज हुई, ये किसके निर्देशन में हुई थी? ये निर्देश किसने दिया था? ये दिया था जॉन मार्शल ने। ये पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक थे। पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक थे। महानिदेशक कौन थे? महानिदेशक जॉन मार्शल। जॉन मार्शल साहब 1921 में थे ये। ठीक है, तो इन्होंने निर्देश किया, इन्होंने गाइडलाइंस दी। तो इन्होंने क्या किया? हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। अब हड़प्पा जो प्रांत है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। और इसका पंजाब प्रांत में वो नदी किस कौन सी है हड़प्पा की? रावी नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन आता है। और मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे है, इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा नामक पुरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। काल न क्रम की दृष्टि से यह सभ्यता कौन सी सभ्यता से संबंधित थी? समकालीन थी मिस्र व मेसोपोटामिया की सभ्यता। यहाँ मिस्र व मेसोपोटामिया की सभ्यता में यहाँ पे सिंधु घाटी की मोहरें मिली हैं। सिंधु घाटी की आपको क्या मिली हैं? मोहरें। तो ऐसा माना जाता है कि
ऐसा माना जाता है, मोहरें, मैं गलत लिख रहा हूं, मोहरें ऐसी, ऐसा माना जाता है कि यहाँ से सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी व्यापार से संबंधित थी, यहाँ से मेसोपोटामिया की सभ्यता से। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता से किस समकालीन थी, तो मिस्र व मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्राग ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से प्राग ऐतिहासिक युग, मतलब इसमें कोई लेखन के साक्ष्य नहीं है, इसको कहते हैं प्राग, लेखन के साक्ष्य नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, प्राग इतिहास, यानी बहुत पुराना इतिहास है ये। जैसे कि पुरा पाषाण युग, उस समय की बात हो रही है, उत्तर पाषाण युग, ये सब चीजें हैं। ऐतिहासिक युग से संबंध है कि ये तो बहुत मतलब सभ्यता है, ये उच्च स्तर की सभ्यता है, इसमें सभी लेखन कला है और लेखन कला को पढ़ा भी जा सकता है। अब नेक्स्ट है आद ऐतिहासिक युग, मतलब इसमें लेखन के स्रोत तो हैं, लेखन स्रोत तो मिला है, यानी कहने का तात्पर्य है कि लिपि का इन लोगों को ज्ञान तो था, लेकिन ये लिपि पढ़ी नहीं जा सकती है, पढ़ी नहीं जा सकती लिपि, तो इसीलिए आदि ऐतिहासिक युग में सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाता है, या सिंधु सभ्यता को रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर ऐतिहासिक यानी इतिहास के बाद की बात हो रही है, तो ये हमें इससे उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। देखिए यहाँ पढ़िए, सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी इसे पढ़ा नहीं जा सका, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों थी, आप बताइए। उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीय अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था, घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। तो इस आंसर में आपको ये समझना है कि इसमें आर्यों से सिंधु घाटी की सभ्यता में किस तरह से डिफरेंस था, इस डिफरेंस को जानना है। देखो लिपि तो इनकी भी थी, लेकिन लिपि दोनों की थी, लेकिन दोनों क्या कर सकते थे, मतलब आर्यों की लिपि पढ़ सकते थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकती थी। एक खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, ये खेतीहर नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता तो मतलब एक सुस्पष्ट यानी बहुत अच्छे तगड़े व्यापार से जुड़ी हुई थी विदेशों से, है ना, जो वहां के समकालीन जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता है, मध्य एशिया है, इनसे आसपास के क्षेत्रों से ये मुख्यतः व्यापार पर डिपेंडेंट थी। कृषि तो था, लेकिन इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था। अब विस्तार नर्मदा घाटी तक की सभ्यता, नर्मदा घाटी से आगे तो गोदावरी घाटी तक का विस्तार तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का भी मिल जाता है। आपने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी का सभ्यता का जो दक्षिणी प्रदेश है वो दायमाबाद, जो गोदावरी प्रवरा नदी के तट तक है, वहां तक विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में बात करते हैं तो त्रिकोण टाइप का इसका क्षेत्रफल बताया है। इसके पूर्व में आपका पश्चिम में एक इलाका है, और एक पश्चिम में कौन सा है, चहुंदड़ो, ठीक है, चहुंदड़ो, यहाँ दायमाबाद है, और यहाँ आपका जम्मू कश्मीर में इसका एक एरिया है, ठीक है। तो ये नगरीय सभ्यता मानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जो मानी जाती है, क्या मानी जाती है, नगरीय सभ्यता। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, नगरीय सभ्यता। पढ़िए, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वहां नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता कैसी थी, आपकी ग्रामीण थी, ठीक है। आर्य सभ्यता ग्रामीण थी और सिंधु सभ्यता कैसी थी, नगरीय थी। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व के रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से 10 सेकंड है आपके पास, इस क्वेश्चन को कीजिएगा जल्दी सॉल्व, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। कमेंट कीजिए भाई, किस किस को आ रहा है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसी को देखते हैं। सिंधु घाटी आर्यों से पूर्व लिपि का ज्ञान, लिपि
महत्वपूर्ण कारक क्या हो सकता है? लिपि, तामा, नगर योजन, मृदभांड। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका क्या होगा? मृदभांड। क्योंकि आर्यों के जो बर्तन थे, आर्यों से पूर्व रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक, आर्यों के बर्तन थे वो धूसर मृदभांड थे। ठीक है, मृदभांड। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांड थे वो लाल मृदभांड थे। लाल मृदभांड, लाल मृदभांड पर जैसे कि कोई बर्तन बना है, सपोज दैट ये बर्तन बना है, अब इस पर लाल है ये, और लाल पर ये क्या करते थे? काले रंग का चित्र बनाते थे, काले रंग की चित्रकारी करते थे सिंधु घाटी के लोग। सिंधु घाटी के लोग काले रंग को यहाँ पे चढ़ा देते थे। मैं लाल लिख रहा हूँ, काला कर देता हूँ इसको, यानी काले रंग की यहाँ पे चित्रकारी होती थी। ठीक है, और चित्र बने होते थे इनके बर्तनों पर, और ये धूसर मृदभांड थे आर्यों के, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? मृदभांड। 1990 को हटा दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता जो है लिपि का ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से में अलग अलग काल में मृदभांड पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से आर्यों से पूर्व की सिद्ध करते हैं जो मृदभांड हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, वहीं धूसर एवं चित्रित मृदभांड जो कि आर्यों से संबंधित माने जाते हैं, आर्य से संबंधित माने जाते हैं, तो बर्तन से ये डिफरेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न है, क्यों? मतलब ये आपको बताना है कि ये वैदिक सभ्यता से किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता भिन्न है। इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, ये तो था ही था। इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी, ये भी था। इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, तो नहीं था। भाई ज्ञान का अभाव था, यही सही है ना। उपयुक्त सभी तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इन लोगों को रक्षा शास्त्र और ज्ञान का अभाव था। नेक्स्ट कंसेप्ट उत्तर में समझेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों से भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता जहां नगरीय थी, वहीं वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे व रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे का ज्ञान का अभाव था। ठीक है, तो उपयुक्त सभी नहीं होगा इसका आंसर क्या होगा? देखिए, वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, इसी में सी आंसर। ओके, इनके पास लोहा थे जिससे वो हथियार औजार बनाते थे, जबकि इनके पास लोहा का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख नहीं, पक्की ईंटें, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, ये तो हो सकता है। पुरातात्विक खुदाई हो सकता है, सभी आंसर हो नहीं है। ये तो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमें सबसे ज्यादा खुदाई से ही तो मिली, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ये यूपीपीसीएस 1996 और 1994 में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि इसका आंसर एक्सप्लेनेशन आपको समझना है तो समझ लीजिए। सिंधु सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई से लगभग 3000 मोहरें मिली हैं, जिनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो मोहरें हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती हैं। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सिंधु सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों व विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो मोहरें ही हैं, तो यही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता, अच्छा ये पुरातात्विक खुदाई वाला आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलाइए भाई। 10 सेकंड का आंसर 10 सेकंड में दीजिए। चलिए, हस्तिनापुर की खोज किसने की? यहाँ पे आपको एक तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो ए नंबर ए है, हड़प्पा है, वो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, मैं अभी आपको बताया हूँ। नंबर, अब इससे देखो, एक यहाँ पे ए का 3 है, ये आप ए बी सी और डी यहाँ पे लिखना था,
तो ए का आंसर 3 है और ए का आंसर 3 पहले में है, तो ये आपका आंसर सी हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप मैच कर लेंगे, लेकिन कभी कभी एग्जाम में मिलती नहीं है ऐसी मैचिंग। अब जो हस्तिनापुर की खोज है वो आपकी किसने की थी? जॉन मार्शल ने। ठीक है, और तक्षशिला की खोज एनसी मजूमदार ने की थी। कौशाम्बी की खोज वीवी लाल ने की थी। तो नेक्स्ट आंसर में आप मिला लीजिए, दयाराम साहनी किसकी खोज की? हड़प्पा की। हस्तिनापुर वीवी लाल, हस्तिनापुर की खोज किसने की? वीवी लाल ने। कौशाम्बी की खोज एनसी मजूमदार ने। ठीक है, और तक्षशिला की खोज की जॉन मार्शल ने। भाई यहां से एक क्वेश्चन कंसेप्ट पूछा जाता है। मैं आपको बता रहा था सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? त्रिकोण है, एरिया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल, हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, इसका एरिया और विस्तार की। तो इसका विस्तार कैसा था? त्रिकोण था। मतलब यहाँ पे इसका दक्षिणी प्रदेश था, यहाँ पे इसका क्या था? उत्तरी प्रदेश, यहाँ पूर्वी प्रदेश, यहाँ पश्चिमी प्रदेश। कौन कौन सी नदियां थी ये सब जानेंगे। तो ये चिनाव नदी के किनारे था मांडा। मांडा था जो चिनाव के उत्तर में था, ये जम्मू कश्मीर में, जिसे अखनूर नदी भी बोलते हैं। एक अखनूर छोटी नदी है, उस नदी के पास भी इसका विस्तार मिलता है। ठीक है, चिनाव नदी थी, अखनूर जिला था, याद रखना। सॉरी, अखनूर क्या था? ये जिला था, अखनूर जिला था। ठीक है, और पश्चिम का जो क्षेत्र है सुत कोंगडोर था। क्या था? सुत कोंगडोर, सुत कोंगडोर, सुत कोंगडोर था। और ये जो आपकी नदी है ये दास्क नदी के किनारे था, दास्क नदी के, यानी बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के पास आसपास था। और दक्षिणी प्रदेश है जो दायमाबाद था, महाराष्ट्र, अहमदनगर, दायमाबाद, दायमाबाद जिला था अहमदनगर, महाराष्ट्र, अहमदनगर महाराष्ट्र में था ये। और यहाँ नदी थी प्रवरा नदी या गोदावरी नदी, ऐसे पूछा जाता है भाई, एक या तो गोदावरी आएगा या प्रवरा नदी आएगा। इसके तट पर ये बसा हुआ था। अब हम पूरब की बात करते हैं तो ये था आलमगीर, ये मेरठ के आसपास की बात है। और इसका जो नदी थी हिंडन नदी के किनारे था, ये हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, तो चिनाव का जो उत्तरी हिस्सा था ये उत्तरी। अब जो उत्तरी हिस्सा की बात करेंगे तो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ये 1600 किलोमीटर था। जो एरिया था आपका ये 1600 किलोमीटर था, और ये आपका 1400 किलोमीटर था पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण 1600 किलोमीटर। तो इस प्रकार का इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पूरा क्षेत्रफल था आपका 12,99,600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही। अब नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में आपको नेक्स्ट कम से कम 50 क्वेश्चन लाएंगे, बहुत ही कंसेप्ट के, जो कि एमपीपीएससी या यूपीपीएससी जो भी पीएससी है और जो भी वनडे एग्जाम है उसकी दृष्टि से आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के शेयर सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद।